जी, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू 18 पे। इसमें वो कह रहे हैं एट 31 March 2012 a cricket club had membership subscriptions in arrear amounting to rupees 48,000 and had received 12,000 subscription in advance. During the year to 31st March 2013, the club received rupees 624,000 including 26 memberships for the year to 31st March 2014 at rupees 1200 per annum. At 31st March 2013, 16 members owed subscription of rupees 1200 each. Half of the members who were in arrears at the end of the previous period still had not paid by 31st March 2013. It was decided to write these amounts off. इसका इस लाइन का क्या मतलब है? ये वो कह रहे हैं कि जिनसे हमने पैसे रिसीव करने थे स्टार्ट में, यानी कि जो 48,000 था, उनमें से जो हाफ मेंबर्स हैं उनसे अब हमें पैसे नहीं मिलने, तो उसको हमने क्या करना है, बैड डेट रिकॉर्ड कर लेना है। रिक्वायर क्या कर रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यूरिंग द ईयर। हमने अब फिर क्या फाइंड करना है, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो हम क्या करते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ जाएगा हमारा। अब BDOs ने कितना दिया है हमें, 48,000 रिसीवेबल का और 12,000 एडवांस का। कैश हमें कितना रिसीव हुआ है, 624,000 और हमारा एडवांस का CD कितना है, 26 मेंबर्स थे और 1200 पर ईयर था, तो ये कितना आ गया, 31200। इसी तरह हमारा रिसीवेबल का CD आ जाएगा 16 मेंबर से 1200, तो ये आ गया 19200। अब इसमें उसने बताया कि कुछ हमारे बैड डेट्स भी हैं। बैड डेट्स कितने हैं, जो हमारा रिसीवेबल का ओपनिंग था यानी 48,000, उनका हाफ, उसको सिंपली क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। इसको हाफ कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बैड डेट्स की अमाउंट आ जाएगी। वो कितनी है, 24,000। अब हम अपना लेजर बैलेंस कर लेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी इनकम की, जो कि आ रही है कितनी, 6 लाख। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 6 लाख। अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू नंबर 19 पे। इसमें वो कह रहा है सीव्यू क्लब स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 February 2015। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द पीरियड एंडेड 31 December 2015 वॉज ₹29925,000। ये हमारे क्या गया, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव की अमाउंट आ गई। एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹24,000। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है, 24,000। ऑल न्यू मेंबर्स पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। जितने भी मेंबर्स हैं वो 3 ईयर्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में पे करते हैं। द मेंबरशिप्स वर अवॉर्डेड एज फॉलोज। जो उसने हमें नीचे बता दी कितने मेंबर्स आए किस मंथ में। मार्च में आए 112, जून में 98, सितंबर में 101, दिसंबर में 105। What amount of subscription income should be included in income and expenditure account for the period ended 31st December 2015। अब हमने उसे बताना है कि 31st December 2015 में हम अपनी कितनी इनकम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिख लेते हैं यहाँ पे मंथ्स और नंबर ऑफ मेंबर्स। अब मार्च में कितने मेंबर्स आए, 112। इसी तरह जून में कितने आए, 98। सितंबर में कितने आए, 101 और दिसंबर में कितने आए, 105।
अब जो मार्च में आए होंगे उन्होंने भी 3 इयर्स की सब्सक्रिप्शन देनी है, जो जून में आएंगे उन्होंने भी 3 इयर्स की, सितंबर वालों ने भी और दिसंबर वालों ने भी 3 इयर्स की सब्सक्रिप्शन देनी है एडवांस में। अब इसको हम कैसे कर लेते हैं। अब जो मार्च में आए होंगे इस ईयर में, जो इस ईयर में कितने मंथ्स की हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम बनेगी, मार्च से लेके दिसंबर तक हम काउंट करेंगे तो कितने मंथ्स बनते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये बनते हैं 10 मंथ्स। अब ये हम कैसे फाइंड कर लेंगे, पर ईयर कितनी है 24,000, मेंबर्स कितने हैं 112, और इस ईयर में कितने मंथ्स की हमारी इनकम बननी है 10 मंथ्स की, तो ये हो जाएगा सिंपली 10/12। इसी तरह बाकी मंथ्स की भी हम कर लेते हैं। पर ईयर आ गई 24,000, मेंबर्स आए 98, और कितने मंथ्स यहाँ पे बनते हैं जून से लेके दिसंबर तक 7 मंथ्स। इसी तरह सितंबर वाली आ जाएगी 24,000 इंटू 101 मेंबर्स इंटू 4/12, और दिसंबर वाली आ जाएगी 24,000 इंटू 105 इंटू 1/12। तो इस तरह हम हमारी इस ईयर की जो भी इनकम होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये कितनी आती है हम देख लेते हैं। फर्स्ट में आ रही है 2240, सेकंड में हम देख लेते हैं, सेकंड में आ गई हमारी 1372, उसके बाद आ गई हमारी 24,000 इंटू 101 इंटू 4/12 808, और लास्ट में हमारी कितनी आ गई 105 इंटू 1/12 21। तो ये हमारी इस तरह क्या आ गया टोटल। इसको अब हम टोटल कर लेते हैं। 2240 प्लस 1372 प्लस 808 प्लस 21, सॉरी 210 आ गया। तो हमारा टोटल क्या आ गया 2240 प्लस 1372 प्लस 808 प्लस 210, ये हमारा क्या 4630। ये हमारी क्या आ गई इस साल की इनकम आ गई। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है 4630,000। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, एमसीक्यू 20 पे। इसमें भी सेम डाटा है लेकिन वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन शुड बी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज एज एट 31 दिसंबर 2015 के। हमारे ईयर एंड पे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में कौन सी अमाउंट हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन की। अब वो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, इस ईयर की हमने निकाल ली थी इनकम, नेक्स्ट ईयर जो होगा वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। हमारे बैलेंस शीट डेट से 1 साल के बाद जो होता है वो हमारी होती है नॉन करंट। तो इस मंथ में हमने कितने कितने मंथ्स की बना ली थी, मार्च में हमने कितने की बना ली थी 10 की, जून में हमने 7 मंथ्स की, सितंबर से 4 मंथ्स की, दिसंबर में 1 मंथ की। अब जो हमारा बैलेंस शीट डेट के बाद जो आएगी वो हमारी नॉन करंट में आएगी। अब बैलेंस शीट डेट के बाद हमारा कौन सा आएगा, यानी कि 15 का हमारा ये साल गुजर गया, 16 हमारी नॉन करंट में आ गई, तो 17 वाली आएगी वो हमारी नॉन करंट में आएगी। लेकिन 17 में भी हम देखेंगे कि कितनी आएगी, क्योंकि 3 मंथ्स की थी पर हमने इस ईयर में भी फुल ईयर का नहीं बना, 10 मंथ, 7 मंथ, 4 मंथ्स और 1 मंथ की बनी है। तो अब हम नॉन करंट में देख लेते हैं कितनी बनेगी। उसमें भी हमने सेम इसी तरह करना है, लेकिन क्या होगा 24,000 हमारी क्या थी पर ईयर, मेंबर्स कितने हैं 112,
इसमें 24,000 मल्टीप्लाई बाय 98 मेंबर्स, इसमें भी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 101 मेंबर्स एंड 24,000 मल्टीप्लाई बाय 105 मेंबर्स। अब इसमें हमने मंथ्स देखने कितने कितने आएंगे। 12 मंथ्स तो आगे 17 के, इसमें भी 12 मंथ्स आ जाएंगे। और 12 मंथ्स के अलावा 10 मंथ्स हमने पहले रिकॉर्ड कर लिए थे, और यहाँ पे अभी कितने मंथ्स रहते हैं, 2 मंथ्स। तो ये कितने मंथ्स हो गए टोटल, 14 मंथ्स। 14 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह इसमें भी हम देख लेते हैं 12 मंथ्स 2017 के, और अभी ईयर कंप्लीट होने में कितने टाइम है, 7 मंथ्स हमने जून वाले कर लिए थे, और 5 इसके भी आ जाएंगे। तो 12 + 5 17 मंथ्स। तो ये हो गया 17/12। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं 12 मंथ्स वो वाले हो गए 2017 के, और रिमेनिंग यहाँ से कितने हैं बचते हैं अभी, 8 मंथ्स। ये हो गए 20/12। और 12 मंथ्स 17 के, और 11 मंथ्स ये वाले, तो कितने आ गए ये, 23/12। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है, इसमें कितने आ गए, 3136। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 333 उसके बाद आ गया 4040, और लास्ट पे आ गया 4830। अब इसको हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास हमारी अमाउंट आ जाएगी कितनी, 153338। ये हमारी क्या आ गई, नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमने बैलेंस शीट डेट से 1 साल के बाद अभी हमने हमारी जो एडवांस में हमने पैसे ले लिए हैं, ये वो आ गई नॉन करंट लायबिलिटीज में। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20 का, 15338। अब आ जाए अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे 21 के ऊपर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वो अर्न करती नहीं है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू क्रिएट मोनोपोली, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। डी में है टू प्रोवाइड फॉर ओनर्स डिविडेंड्स, कि ओनर के डिविडेंड्स के लिए प्रोवाइड वो कर सके, तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सी है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NGOs वगैरह जो होते हैं उनका और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी। इसके बाद है MCQ 22। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स एक्सेप्ट, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा अकाउंट नहीं बनाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये तो बनता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी बनता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट भी बनती है हमारी। डी है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये नहीं बनता। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की हम जगह हम क्या बना लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में नहीं होता हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया डी। उसके बाद है MCQ 23। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हमारे नॉन प्रॉफिट नहीं होते, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद आ गया सिविल हॉस्पिटल, ये होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल हॉस्पिटल जो हमारे होते हैं। उसके बाद है सी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये भी फॉर द प्रॉफिट होता है, नॉन प्रॉफिट तो नहीं होते। उसके बाद है डी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, कि जो पर्सनस मिलके अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये भी नॉन प्रॉफिट नहीं होता बल्कि फॉर द प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सिविल हॉस्पिटल, ऑप्शन बी। इसके बाद है MCQ 24। इसमें वो कह रहा है द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, मेन सोर्स ऑफ इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, सब्सक्रिप्शन, सेल्स, डिविडेंड या अदर इनकम। तो आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
कहाँ से अपनी इनकम कमाते हैं? सब्सक्रिप्शन से, सब्सक्रिप्शन फीस से। तो इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन ए, सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आ जाए अपने MCQ 25 पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? कैश अवेलेबल टू एन ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी कैश अवेलेबल है। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग कैपिटल कितना है। कैश अवेलेबल टू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितनी कैश अवेलेबल है। सरप्लस और डेफिसिट फॉर नॉन अकाउंटिंग पीरियड। अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या मिलता है? सरप्लस या फिर डेफिसिट हमें पता लगता है उस अकाउंटिंग पीरियड का। तो हमारी ऑप्शन कौन सी होगी यहाँ पे? ऑप्शन डी, सरप्लस और डेफिसिट। नेक्स्ट MCQ 26। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंटेन द। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें कौन सी चीज़ नहीं होती? ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट, इनकम। अब इनकम तो आपको पता है कहाँ पे आती है? हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा देखते हैं क्या क्या है। ओनर्स इक्विटी, इक्विटी भी नहीं होती हमारी। इक्विटी आपको पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में बैलेंस शीट में इक्विटी नहीं होती, बल्कि एक्यूमुलेटेड फंड होता है उसकी जगह पे। लायबिलिटीज़ भी होती हैं। एसेट भी होते हैं, जो हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वगैरह होती है, ये हमारी एसेट होती है। लायबिलिटी जो हमने जैसे एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले ली होती है, तो ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो इस केस में हमारी बैलेंस शीट में कौन सी आइटम नहीं होती? ओनर्स इक्विटी, इक्विटी नहीं होती हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में। तो हमारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे ऑप्शन ए। इसके बाद है MCQ 27। रेंट एक्सपेंस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेड इन एडवांस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रेंट। कि हमने कोई रेंट एक्सपेंस पे किया है, इन एडवांस पेमेंट की है। तो जब हम इन एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारा फिर क्या होता है? हमारा एसेट होता है। जब हम एक्सपेंस की जो है एडवांस में पेमेंट करते हैं तो वो हमारे किस में आती है? हमारे एसेट्स में आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे? ऑप्शन सी। इसके बाद है MCQ 28। एन एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एडवांस में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है किसी मेंबर से। तो आपको पता है जब हम एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव जब हम कर लेते हैं तो वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ऑप्शन बी, लायबिलिटी। इसके बाद है MCQ 29। द कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। जो हमारा कैपिटल होता है नॉन प्रॉफिट के केस में उसको हम क्या कहते हैं? इक्विटी, जनरल फंड्स, रिटेन या कैश फंड। अब आपको पता है उसे हम क्या लिखते हैं? हमारा कैपिटल की जगह क्या आता है? एक्यूमुलेटेड फंड्स की हेडिंग आती है हमारी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे MCQ 29 का ऑप्शन बी, एक्यूमुलेटेड फंड्स। नेक्स्ट MCQ 30। इसमें कह रहा है व्हेन कैश इज रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डबल एंट्रीज इज पास। जब हमें कैश मिलती है लाइफ मेंबरशिप की तो हमारी एंट्री क्या होती है? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैश मिल रहा है तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट। इसके अगेंस्ट अब क्रेडिट क्या चीज़ होगी वो हम देख लेते हैं। ई में वो कह रहा है कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। आपको पता है कैपिटल क्रेडिट नहीं होता, और इस केस में तो कैपिटल होता भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड फंड होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद वो कह रहे हैं लाइफ मेंबरशिप डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कैश आपको पता है डेबिट होगा क्योंकि कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो ये वाली भी ऑप्शन गलत है। कैश डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट भी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो इसलिए ये भी हमारी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है कैश डेबिट एंड लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? कैश डेबिट एंड लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। ऑप्शन डी आ गई हमारी 30 में। नेक्स्ट MCQ 31। इफ डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सीड्स क्रेडिट इट रिप्रेजेंट्स। अब हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड इंक्रीज हो गई है
तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें वो कह रहा है कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, सरप्लस या डेफिसिट। अब आपको पता है सरप्लस या डेफिसिट तो इसमें आता ही नहीं है, हो नहीं सकता। बी ऑप्शन में वो कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता क्या होता है, हमारा लोन होता है जो हमने बैंक से लिया हो, हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हो बैंक से, तो ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। पीछे ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन ए कैश एंड बैंक। डेबिट साइड वो कह रहा है कि इफ डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सीड, कि डेबिट साइड इंक्रीज होगी तो हमारा सीडी क्या आ रहा होगा, डेबिट आ रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन जहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन ए 31 में। उसके बाद MCQ 32, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम्स, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, नन ऑफ अबव। अब आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारी कौन सी चीज़ आ सकती है, रेवेन्यू आइटम्स भी आ सकती हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसकी पेमेंट की जो होती है हमारी, वो भी हमारी आ रही होती है। और कैपिटल आइटम यानी कि कैपिटल आइटम को आप ऐसे समझ लें कि जैसे हमारा कोई नॉन करंट एसिड होता है, कोई हमारा एसिड है, उसके हमने उस पर कोई काम करवाया है जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो गई है, तो वो हम उसे क्या करते हैं, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू ही होती है, तो वो भी हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 33। इसमें कह रहे हैं सेल ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर इज क्लासिफाइड एज, कि हमारा कोई पुराना अखबार था उसको हमने बेच दिया है, तो उससे जो पैसे आएंगे वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस तो नहीं हो सकता, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी नहीं हो सकती, एसिड, एसिड भी नहीं होगा। डी है इनकम, जो हमने बेच के पैसे कमाए और वो हमारी क्या हो जाएगी, फिर इनकम बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी, इनकम। उसके बाद लास्ट MCQ है 34। गिफ्ट प्रेजेंटेड टू चीफ गेस्ट एट एनुअल फंक्शन बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने गिफ्ट दिया है चीफ गेस्ट को, तो वो क्या होगा, गिफ्ट, रिवॉर्ड, ऑनरेरियम, ग्रांट। अब ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम को आप ऐसे समझ लें कि उसके ओनर में उसको कोई चीज़ उसने दी है, ये चीफ गेस्ट था तो उसके ओनर में उसको हमने कोई चीज़, हमने उसको कोई गिफ्ट दिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर हम किसी चीफ गेस्ट को गिफ्ट प्रेजेंट कर रहे होंगे और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑनरेरियम कहेंगे, हम उसे गिफ्ट नहीं कहेंगे, रिवॉर्ड भी नहीं कहेंगे। और ग्रांट जो होती है, ग्रांट अभी आपको इसको आप ऐसे समझ लें कि हमें गवर्नमेंट से मिलती है ग्रांट जो होती है ना, गवर्नमेंट हमें मुख्तलिफ ग्रांट्स देती है, तो ये तो नहीं हो सकता, ग्रांट भी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑनरेरियम, कि उसके किसी, आप ऐसे समझ लें कि उसके ओनर में उसको हमने कोई गिफ्ट प्रेजेंट किया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में फिर ये क्या होगा, ऑनरेरियम, सी ऑप्शन। यहाँ पे हमारा अब चैप्टर 4 भी एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।